लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दो पहिए होते हैं, उसके पर ही लोकतंत्र चलता है। जो सत्ता में होते हैं वो सरकार चलाते हैं, और जो सत्ता में नहीं रहते हैं, विपक्ष में होते हैं, सरकार को रचनात्मक सहयोग करते हैं। और सरकार अगर कहीं रास्ते से भटक जाए तो उसको रास्ते पर लाने की भी वो कोशिश करती है और उनको समय समय पर याद दिलाती है। ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का यही बड़ी खूबसूरती है। जो कि अब दोनों पहिया ठीक से काम करे तभी तो गाड़ी, साइकिल आगे बढ़ेगी, चलेगी। और झारखंड में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2019 के दिसंबर में सरकार गठित हुई, अब 2022 का दिसंबर भी आने ही वाला है, अब नवंबर है, यानी कुल मिलाकर के आप जोड़े तो अब 3 साल सरकार को बने हुए हुआ। भारतीय जनता पार्टी लगातार रचनात्मक, जिसको कहते हैं, सहयोग करते रही। कहीं सरकार अपनी राह से भटकते हुए हम लोगों ने देखा तो सड़कों पर भी हम सब लोग आंदोलन किए, या कभी कभी प्रेस के माध्यम से भी सरकार को हम लोग सचेत करते रहे, सूचित करते रहे। और आप सब लोगों के संज्ञान में है, हमने तो लगातार सरकार अच्छी ढंग से काम करे, सरकार से कहीं गड़बड़ी हो रही है, चूक हो रही है तो सरकार को हम हिदायत देते रहे, सरकार को हम पत्र भी हम लिखते रहे। ये अलग बात है, उस पत्र लिखना भी सरकार को अच्छा नहीं लगा। उसके बारे में भी आप सब लोगों ने देखा कि हमें तरह तरह के उसको गाली देते रहते हैं लोग। तब भी हम मानते हैं कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी में सब होता है। वो भी हम लोगों के लिए, हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है, ताकत का काम करता है। और पत्र ही नहीं लिखे, बल्कि हमने समय समय पर मोबाइल में भी, व्हाट्सएप में, ये क्या कहते हैं, ट्विटर में, फेसबुक में लिख करके हमने मुख्यमंत्री को या संबंधित विभाग को भी हम उसमें टैग करते रहे। ये इसलिए हम टैग करते रहे ताकि सरकार के संज्ञान में सारी बातें आ जाए और सरकार ठीक प्रकार से काम करे। लेकिन वो भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उनको अच्छा लगे अथवा ना लगे ये हमारा विषय नहीं है, हमारा ये धर्म है यार, हमारा ये दायित्व बनता है अपोजिशन में रह करके। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है तो हम लोगों का दायित्व बनता है, धर्म बनता है, राजहित में है भाई सरकार को उससे आगाह करते रहना। अगर आप सबको 2-3 घटनाओं की हम जरूर उल्लेख करना चाहेंगे। आप सब याद करिए, आज जो लोग उनके विधायक प्रतिनिधि वगैरह जो जेल में बंद है, या बिचौलिया कहिए, कोई दलाल है, या क्या संबंध है उनसे, ये तो हेमंत सोरेन ही बताएंगे। मैं उस पर आगे जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप सबको ध्यान में होगा, जब उनके विधायक प्रतिनिधि की गिरफ्तारी हुई और ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, और उस चार्जशीट में साहेबगंज से, मतलब इलीगल जिसको कहते हैं, उत्खनन हुआ तो 1000 करोड़ का उन्होंने उल्लेख किया है। मैंने इसलिए इस बात को उल्लेख कर रहा, आप सबको ध्यान में होगा, 1.5 साल पहले, शायद आप 2 साल हो रहा होगा, अभी याद नहीं है बिल्कुल तारीख, आप सब लोग उसको देख लेंगे। हमने हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखा था, और चूंकि झारखंड से बिहार को पत्थर जाता था तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र लिखा था। और हम लगातार राज्य में प्रवास करते हैं, दौरा करते हैं, तो जानकारियां मिलती रहती है, लोग आते हैं, आकर के भी लोग बताते हैं किस प्रकार से वहां इलीगल, अवैध उत्खनन हो रहा है पत्थर की, और उसकी ढुलाई जल मार्ग से ही हो रहा है, ट्रेन से भी है और सड़क से भी है।
सड़क मार्ग से किस प्रकार से हो रहा है वो हमारी बात छोड़ दीजिए, उन्हीं के विधायक लोविन जी ने भी आवाज उठाए थे, विधानसभा में भी आवाज उठाए थे। और हमने जो पत्र लिखा था, हमने कहा था कि भाई यहां से किस प्रकार से इलीगल जहाज से पत्थर को पार कराया जाता है। एक तो जो चिन्हित किया हुआ जो घाट है उससे छोड़ करके दूसरी जगह से जो शॉर्टकट रास्ता जिसको बोलते हैं अपना करके, फिर जो नियम था कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक अर्थात रात में शाम से सुबह तक उस जहाज नहीं चलेगी, लेकिन 24 घंटा उसको चलाया जाता था। फिर हम सब लोगों को पता है कि कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल्स होता है, चाहे वो जहाज हो, चाहे पानी जहाज हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो या बस हो या छोटी गाड़ी हो, हम सब लोग गाड़ी में चढ़ते हैं, मोटरसाइकिल उसमें भी है कि भाई कितने लोग उसमें सवारी चढ़ सकते हैं, कितनी वजन लेंगे, सब चीज लिखा हुआ रहता है। लेकिन उसमें भी मतलब इलीगल तरीके से काफी अधिक ढुलाई होती थी, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, इसके अंदेशा को भी हमने व्यक्त किया था। और आप सबको पता है कि चिट्ठी जब हमने लिखा और 1.5 साल के बाद वही घटना घटित हुई जिसको हमने इंगित किया था उस समय। मैंने इसलिए इस बात को कहा, यहां आज मैं उद्धृत कर रहा हूं, अगर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसी समय अगर संज्ञान लेते और उसी समय कार्रवाई की होती वहां के माइनिंग विभाग के अफसरों के ऊपर, वहां के डीएम के ऊपर, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हेमंत सोरेन जी को। लेकिन उन्होंने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। उनको लगा कि शायद हम कोई सड़क छाप या ऐसे ही कोई जाते, हम तो कहते हैं सड़क छाप भी लोग होते कोई, भाई उनकी भी पात्र संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। जो व्यक्ति चिल्ला रहे हैं, जो व्यक्ति पत्र लिख रहे हैं, उस बारे में देखना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है, उस पर जांच करानी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं करा। आप सब लोगों का और ध्यान में होगा, हमने कई एक दफा उस सारी चीजों को ट्वीट भी किया, बोलते भी रहा हूं। 2 बार पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों का ट्रांसफर होता है और मुख्यमंत्री के इतर कोई बैठ करके लोग सत्ता को संचालित कर रहे हैं और तभी इस प्रकार का काम होता है, नहीं तो फिर हो ही नहीं सकता है। तो मैं कह रहा था कि भाई अगर हमने इन सारी चीजों की उस समय भी आवाज हम उठाते रहे कि भाई ये गलत हो रहा है और मुख्यमंत्री को संभल जानी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री लगता है कि सारे कुछ उन दलाल और बिचौलियों के हाथों ही छोड़ रखे हैं। अब उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। और अब जब सब लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। अब स्वाभाविक है क्योंकि ये सारे लोग, इतनी सारी जो गड़बड़ी हुई, आपने देखा कि एक दलाल के घर में 2 AK-47 मिलता है। तो भाई अगर जो सीएम की सिक्योरिटी में जो कांस्टेबल जो पदस्थापित है AK-47 के साथ, उस कांस्टेबल कि AK-47 एक दूसरे व्यक्ति के यहां कैसे मिलेगा? अगर वो मिलता है तो या तो गलत है, या तो ये गलत है, या तो वो गलत है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री से भी ये लोग प्रभावशाली हैं, अपने ढंग से सत्ता को चलाना चाह रहे और चला रहे। तो इसका कीमत तो मुख्यमंत्री को चुकाना ही पड़ेगी, उसकी जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। और आज आपने देखा कि जब ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है, उनको सरकार चलाने का लाइसेंस भी जनता ने उनको दिया है, मैंडेट। अब सरकार चलाइए। ये जितनी जो प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक संपदा है, सरकार तो एक कस्टोडियन होता है, उसको ठीक प्रकार से आप चलाइए। लेकिन आप अगर इसको लुटाइएगा तो फिर
भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है, आंदोलन करेगी, जनता भी चुप नहीं रहेगी। जी उखाड़ेंगे उसके बाद फिर क्या होगा? क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे, फिर इस सरकार को उखाड़ेंगे तो क्या होगा? एक मिनट भाई, हाँ, मतलब किस तरीके से बनाएंगे? आप किस तरीके से बनाएंगे आज हम कैसे बताएंगे यार? तो आज को हम सरकार को उखाड़ना है इतना ही बता रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं, उसके बाद क्या परिस्थितियां पैदा होगी उसके बाद देखेंगे ना। कांग्रेस के विधायक जिनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, आप बताओ, फिर बोले यार उनका इनकम टैक्स वालों से पूछो जाकर। खरीदने की बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही थी और हमने जब बिकने से मना कर दिया तो हमारे यहाँ इनकम टैक्स और ईडी भेज दिया गया। अरे हम बोले छापा मारा है ना IT वालों ने, तो IT वालों से पूछना ना उसके बारे में। वो तो आरोप कौन चोर कहता है कि भाई हमने चोरी किया है, कोई स्वीकार करता है क्या? बताओ। क्या बोले? 24 तक इंतजार तो नहीं कर पा रहा। अरे भैया आप कितना दौलत को लुटवा दीजिएगा बताओ, इस राज्य में बचेगा ही नहीं। गजब तो बात करते हो भाई घर में। आप क्या चाहते हो 24 तक में साहब कोयला पत्थर सब ये लोग लूट ही ले? बाबूलाल जी, मंत्री जी ने जो भी आपने खुद कहा भी कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं और हाँ हमने कहा नहीं, आप तो देख लीजिए वीडियो उसका। नहीं सर, आपने खुद भी कहा, हाँ। हम लोगों ने भी सुना है हाँ कि थ्रेट किया उन्होंने कि बीजेपी के लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं उनको चिन्हित कीजिए और उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे। एक संवैधानिक पद पर बैठा शख्स इस तरीके से थ्रेट कर रहा है पार्टी को, आप लोग क्या सिर्फ स्टेटमेंट देंगे या आप लोग लीगल जाएंगे, लीगल एक्शन रहेंगे? नहीं लीगल क्या, हम लोग जनता के भी जाहिर है, जनता को इसलिए आप लोगों को बता रहे नहीं कि भाई आप लोग फोटो इस बार बढ़िया से छापना आप लोग, ताकि उनके लिए नहीं हम लोग कोई डंडा वंडा चलाने वाले लोग नहीं है, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन करते हैं। बाबूलाल जी, कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की राजनीति भाजपा पर लगातार भारी पड़ रही है। अरे क्या भारी पड़ रहा है भाई, वो तो बेचारा वो राज्य के लिए आज बोझ बन चुके हैं, वो हम लोगों पर क्या भारी वो पड़ेंगे।